क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव गिवन ए सर्कुलर फील्ड विथ रेडियस 52 मीटर, और ये सर्कुलर फील्ड का रेडियस देखिए 52 मीटर है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी मैदान है, समझ आया। और हमको ये बोला जा रहा है कि ये एक सर्कुलर फील्ड आपको मैप में बनाना है, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया जब मैप में बनेगा तो छोटा सा हो जाएगा। आपको मैप में स्केलिंग कैसी लेनी है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो डिस्टेंस 13 मीटर है, मैप में वो कितने में रिप्रेजेंट हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में। यानी मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने वाला है, 13 मीटर रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है ना। ये स्केल है कि स्केल फैक्टर है, स्केल है कि स्केल फैक्टर है, क्या है डिफरेंस, आप समझ रहे हैं ना स्केल और स्केल फैक्टर में। बोल सकते हैं स्केल फैक्टर कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी तक आपको यही क्लियर नहीं है, ठीक है, छोड़िए। हाँ, हमको क्या करना है, मैप में इस सर्कुलर फील्ड को बनाना है मैप में। तो छोटा सा सर्कल बनेगा, यहाँ पर रेडियस 52 मीटर है, और आपको जो मैप में सर्कल बनाना है, मैप में 1 सेंटीमीटर कितना दिखाना चाहिए, 13 मीटर दिखाना चाहिए डिस्टेंस, ऐसा आपको डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो मैप में जब ये सर्कल बनेगा, सर्कल कैसे बनता है, जब आपको रेडियस पता होता है। हमने अपने कंपास में 52 मीटर का रेडियस लिया, सेंटर से रख के ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, बन गया सर्कुलर फील्ड। तो अगर मैप में सर्कल बनाना है तो आपको रेडियस चाहिए, कितना रेडियस, मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का रेडियस हो ताकि मैप में आप इसी सर्कल को ड्रॉ कर लें, 4 सेंटीमीटर। क्यों, ये ओरल क्वेश्चन है ना, 13 4 जा। हाँ, तो मैप का 4 सेंटीमीटर का रेडियस किसको रिप्रेजेंट कर देगा, एक्चुअल फील्ड के 52 मीटर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर देगा, 4 गुना। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम स्केल फैक्टर बना लेते हैं। अब आप जान रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए ना, 13 मीटर मैप में 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, 1/13 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि मुझे 1 मीटर की जगह क्या लिखना है, अगर मैं सेंटीमीटर में क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हमारा एक्चुअल रेडियस क्या है, $52 मीटर, यही है ना एक्चुअल रेडियस। वो वाला रेडियस बताइए जिससे मैं सर्कल बनाऊंगा, कहाँ, मैप में। एक मीटर की जगह क्या रख सकते हैं आप, 52 को ढक लीजिए, 1 मीटर दिखा। 1 मीटर की जगह उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए स्केल फैक्टर हमारे पास है 13 4 जा। तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो रिड्यूस्ड रेडियस फॉर मैप कितना आ गया। तो मैप में जब आप सर्कल बनाएंगे तो सेंटर से कितने का रेडियस लेंगे, 4 सेंटीमीटर का, और ये सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मैप में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का, है ना। इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, समझ आ रहा है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर मैप का कितना मीटर रिप्रेजेंट करता है, 13 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर मैप का किसको रिप्रेजेंट करेगा, 52 मीटर को। तो यही पूरा का पूरा सर्कुलर फील्ड हम छोटे से मैप में बना सकते हैं। ये हो गया स्केल फैक्टर, 1 मीटर इज टू 1/13 सेंटीमीटर, ये स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर क्या है, ये, इसी को उन्होंने ऐसे लिख लिया, देखो 13 यहां चला गया, 13 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 13 इधर आ जाएगा नीचे, तो ऐसा बन जाएगा, एक ही चीज है, समझ आ रहा है ना। दिस इज स्केल फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। द मेजर ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एनी रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 साइड्स होती हैं अलग अलग, एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेथ बोलते हैं। दोनों साइड का मेजरमेंट हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। किसी को भी लेंथ मान लीजिए, किसी को भी ब्रेथ मान लीजिए। मैंने 5 सेंटीमीटर को क्या माना है, लेंथ, 7.5 को क्या मान लिया है, ब्रेथ मान लिया है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। कैलकुलेट द एरिया and length of sides of new rectangles formed by taking the new scale factor as shown below। हमारे लिए कुछ उन्होंने स्केल फैक्टर्स चुन लिए हैं कि अगर हम स्केल फैक्टर इतना ले लें तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा
उसके साइड्स कितने कितने हो जाएंगे, लेंथ ब्रेथ और उसका एरिया कितना होगा, इस स्केल फैक्टर से, इस स्केल फैक्टर से, इस स्केल फैक्टर से, तीनों अलग अलग केस में। ठीक है। दूसरा आगे ये पूछ रहे हैं, इफ स्केल फैक्टर ऑफ 1 इज टेकन देन विल द न्यू रेक्टेंगल फॉर्म बी कन्ग्रेंट टू द ओरिजिनल फिगर। अगर हम स्केल फैक्टर 1 लेंगे तो क्या नया बनने वाला रेक्टेंगल पुराने वाले रेक्टेंगल जैसा ही होगा, कन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं ना। और इसका आंसर आप जान रहे हैं मेरे ख्याल से, कन्ग्रेंट होगा कि नहीं। अगर स्केल फैक्टर 1 हो गया तो स्केल फैक्टर लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई होकर उसको बदलेगा क्या, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही रहती है, तो लेंथ ब्रेथ वही रहेगा, तो फिगर भी वही बनेगा, लेंथ ब्रेथ वही, एरिया वही, तो फिगर क्या हो गया, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर स्केल फैक्टर 1 होता है तो फिगर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। फिर से अगर स्केल फैक्टर 1 से छोटा है तो नया बनने वाला रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा, छोटा। स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है तो नया बनने वाला रेक्टेंगल ओरिजिनल पिक्चर से बड़ा पिक्चर का बनेगा। समझ आ रहा है। तो ठीक है, हमको 2 चीज़ें बतानी है, एरिया भी बताना है, लेंथ भी बताना है। स्टार्ट करते हैं। पहला विथ स्केल फैक्टर कितना, 0.8, 0.8 से स्टार्ट करते हैं ना स्केल फैक्टर, ठीक है ना। एक्चुअल लेंथ ब्रेथ कितना है, 5 और 7.5। तो मैं अगर यहीं पर बोलूं एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, एक डिजिट के बाद ये, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिगर रेक्टेंगल बन रहा है ना, ठीक है, समझ आता आपको ये, ठीक है। एक रेक्टेंगल का लेंथ है 5, सपोज करिएगा मैं इसको 5 ले रहा हूँ लेंथ को, और ब्रेथ को मैं ले रहा हूँ 7.5 सेंटीमीटर में, तो ये लेंथ ब्रेथ हो गए, तो एरिया कितना बनेगा इसका, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअल, ठीक है। नाउ अगर हम स्केल फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, ये इसका ओरिजिनल पिक्चर है, स्केल फैक्टर 1 से छोटा है तो इससे बड़ा बनेगा फिगर कि छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। फिगर नहीं बनाना है हमको खाली डायमेंशंस निकालने हैं। तो लेंथ और ब्रेथ कितने हो जाएंगे, न्यू लेंथ कितना, पहले लेंथ कितना था, और स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई होता है उससे और लेंथ को छोटा बड़ा कर देता है जितने गुना स्केल फैक्टर में होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। बताइए ये कितना, और न्यू ब्रेथ 7.5 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 आएगा, 4.0, 40 एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 4.0 यानी 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितने का हो रहा है, कैलकुलेट करिए, 8 पंचे 40 और 8 8 से 54, 56 और 4 6.0 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सही कर रहे हैं। तो ये हो गया, देखिए पहले लेंथ कितनी थी 5, ब्रेथ कितनी थी 7.5, अब लेंथ कितनी हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो गई 6, लेंथ ब्रेथ छोटे छोटे हो गए ना, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये पहले कितना था 37.5, अब कितना हो गया एरिया 24, छोटा हो गया फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझ आ रहा है। ये पहले स्केल फैक्टर के साथ हमने बनाया। दूसरा अब आप कॉपी कर सकते हैं विथ स्केल फैक्टर, कौन सा लें, सेकंड वाला 1.2। अब आप समझ रहे हैं क्या करना है, नया लेंथ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नया लेंथ कितना हो जाएगा, अभी लेंथ कितना था 5, स्केल फैक्टर हमने 1.2 किया तो 1.2 टाइम्स लेंथ बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ 1.8 टाइम लेंथ बड़ा हो गया था, अब उसको बड़ा होना बोलिए छोटा होना बोलिए, इतने गुना तो हो गया ना, 0.8 गुना, यहाँ 1.2 गुना कर रहे हैं, 12 पंचे 60, 6 सेंटीमीटर। नया ब्रेथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है बताइए, और न्यू एरिया कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ,
दिस इज 6 मल्टीप्लाई, ये 9 आया, ठीक है, 9 6 जा 54, 54 ना, ये पुराना एरिया 37.5, नया एरिया 54, बढ़ गया क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से ज़्यादा था, इसलिए एरिया बड़ा हो गया, पिक्चर बड़ा बनेगा, ठीक है। और नाउ थर्ड कैलकुलेशन विथ स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1, 1.0 इज 1, ठीक है। नया लेंथ कितना, नया ब्रेथ कितना, 7.5, ठीक है। तो नया एरिया कितना, ये नए रेक्टेंगल का एरिया, ये पुराने रेक्टेंगल का एरिया कैसा आया, एरिया सेम, लेंथ और ब्रेथ भी सेम, देखिए लेंथ और ब्रेथ भी सेम, एरिया भी सेम, तो दोनों रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसको कंक्लूजन बना के लिख लीजिए, इट इज क्लियर विथ स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1, एक गुना the sides of new rectangle are almost same with previous sides and area. The sides and area of new rectangle are almost same with previous sides and area of rectangle, therefore both figure are concurrent figure। दोनों पिक्चर कैसे हो जाएंगे, concurrent हो जाएंगे। समझ आया, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एंड वी हैव ए फिगर a triangle RST, this is a triangle, ठीक है। in this is a line MN which is parallel to the side ST। ट्राइंगल के एक साइड के साथ ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये क्या करेगी, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए, ये दोनों साइड को इसने M और N पे इंटरसेक्ट किया है, तो इन दोनों साइड को ये क्या करने वाली है, बराबर बराबर रेशियो में, वेरी गुड, डिवाइड कर देगी। समझ आया, कौन सा थ्योरम बताता है ये, उसका नाम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, हमको ये बोला है कि ये जो रेशियो हमने आपको यहाँ लिख के दिए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक साइड का मेजरमेंट दे दिया है, R से M 6 है, अब 6 सेंटीमीटर मीटर उन्होंने नहीं लिखा है, आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, और ये M से S कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो हमको इधर के मेजरमेंट पूछेगा, इधर के दे दिया, इधर के पूछेगा, हम जान रहे हैं थेल्स थ्योरम से क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम आते हैं थेल्स थ्योरम लगा लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। स्टार्ट करें बनाना, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, सिंस MN किसके पैरेलल है, ये ट्राइंगल MN इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होगा, ये दोनों साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, R M अपॉन MS, ये किसके बराबर होगा, RN अपॉन NT, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर मैंने ये अपॉन ये लिया, तो यहाँ भी आप ये अपॉन ये लेंगे, जैसे इधर का फॉर्मेट वैसे उधर का फॉर्मेट, दोनों एक जैसा, ये हो गया। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT, जो भी लिखना है। ये हो गया पहली चीज, ये हमको आता है ना। अब हमको क्या निकालना है, TN अपॉन NR। व्हाट इज TN अपॉन NR, TN ये अपॉन ये, यही है ना, TN अपॉन NR, यानी ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी। तो इधर भी क्या करेंगे, ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए थेल्स थ्योरम के हिसाब से। अब आप जैसे चाहे, ये आप यहीं से
Tn बना ले। Tn कहाँ दिख रहा है? ये है Tn। और Nr कहाँ दिख रहा है? ये है Nr। पलट लीजिए। हमको क्या करना है? इसको ऊपर पलटना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐसे पलट जाएगा। समझ आया? आप चाहे यहीं से बना लीजिए, चाहे अपने नॉलेज से बना लीजिए, जैसे बनाएंगे सही बनेगा। कैसे बनाना है? यहीं से पलट लें या वहाँ से देख के बना लें? कहाँ से? यहीं से पलट लेना। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करिए। Rm कितना है? Rm 6, दिस इज 6। Ms कितना है? 3। ये क्या चीज़ है? इसको मैं ऐसे लिख लूँ Nr, इसको मैं ऐसे लिख लूँ Tn, Nt को Tn लिख लें। अब हमको Nr अपॉन Tn चाहिए था क्या, या Tn अपॉन Nr चाहिए? तो इसको क्या करें? तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा ना। तो इसको हमने पलट दिया। दिस इज 3 अपॉन 6, ये कट गया 1 अपॉन 2। तो Tn अपॉन Nr कितना आ गया? 1 अपॉन 2। पहला आंसर। ठीक है, ठीक है ना? दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। दूसरा Tr अपॉन Nr। अब तो यहाँ Tr नहीं दिख रहा ना, तो इसको देखिएगा ना। सेकंड, ये पहला हमने निकाला। सेकंड लेते हैं Tr अपॉन Nr। अब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का नियम जानते हैं, है ना? देखिए Tr कौन सी साइड है? T से लेकर के R, ये पूरा नीचे से ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय Nr। Nr कौन है? ये। तो इधर रेशियो कैसा लिया हुआ है? Tr डिवाइडेड बाय Nr। तो ये इधर किसके बराबर होगा? Sr डिवाइडेड बाय Mr। समझ आ रहा है? दिस इज इक्वल टू Sr डिवाइडेड बाय Mr बाय थेल्स थ्योरम। आया समझ? एक साइड का रेशियो जिस फॉर्मेट का, दूसरे साइड का रेशियो उसी फॉर्मेट का। मैं यही कह रहा था, आप फिगर देख के इसको भी वैसे ही बना सकते थे, इसके बिना हेल्प के। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया? अब इसका मेजरमेंट हमको मालूम है कि नहीं? Sr कितना है? S से लेकर के R, S से M 3 है, M से R 6 है, तो ये कितना हो गया? 9। और Mr, ये 9 कैसे हुआ? समझ आया? S से लेके R, ये 3 और ये 6, टोटल कितना हो गया? 9। और Mr 6, दिस इज 6। कटेगा 3 3 जा, 3 2 जा, बस हो गया। दिस इज Tr अपॉन Nr, 3 अपॉन 2, 1.5 आ जाएगा। एग्जैक्ट नंबर चाहिए 1.5, यहाँ एग्जैक्ट नंबर चाहिए 0.5, या फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। तीसरी चीज, तीसरा तब आप बता लेंगे खुद ही, Tn अपॉन Rt है। थेल्स थ्योरम लगाया है पहले से, क्योंकि एक साइड पैरेलल है, एक लाइन एक साइड के पैरेलल है। तो Tn कौन सा साइड है? देखो Tn अपॉन Rt, वेयर इज Rt? दिस इज Rt। तो यहां पहले किसको ले रहे हैं? Tn। तो यहां पहले किसको लेंगे? Sm। ये किसके बराबर होगा? Sm अपॉन Tn अपॉन Rt, Rt। तो यहां क्या लेंगे? Rs। बिल्कुल ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब Sm की वैल्यू Sm 3, Rs ये 6 और ये 3, 9, 1/3 आ गया डायरेक्ट एक ही लाइन में। 1/3 Tn अपॉन Rt 1/3 हो गया। समझे कैसे बना रहे हैं? ठीक। देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करना है, एंड प्रूव दैट द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन जो ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से चलती है। समझ आया? पैरेलल टू द अदर साइड, और दूसरे साइड के पैरेलल होती है। बाइसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड, तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करती है। अब इसको थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा सा समझिए। सेंटेंस बनाने वाले ने गड़बड़ी कर दी है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है। एक कॉमा उसने गलत लगा दिया है। ठीक है, कौन सा कॉमा? देखिए, प्रूव दैट द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल के बाद जो कॉमा लगा है, नहीं लगेगा, काट दो। पैरेलल टू अनदर साइड, उसके बाद कॉमा लगा लो।
ठीक है ना, ये लगे रहने दो, यूजुअल मीनिंग तो हमने आपको बता ही दिया ना। अब इसको समझिए क्या है ना, ये थ्योरम क्या कहता है। एक ट्राइंगल है ऐसे, ये सपोज दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल इफ आई टेक वन साइड ए बी, देयर इज ए पॉइंट डी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी। ऑलरेडी हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है ये। यहां से एक लाइन चलने वाली है और जो लाइन यहां से चलेगी एक साइड के मिड पॉइंट से, वो इसी ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल होके चलेगी। किस साइड के पैरेलल जाने वाली है, बी सी ना, ध्यान से सुनिए। तो हमने आपको क्या बताया, पहला इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डी, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो गिवन में लिख लीजिए देयर इज ए ट्राइंगल ए बी सी, गिवन में एक ट्राइंगल हमने आपको बताया ए बी सी। दूसरी चीज, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट थ्योरम ने ऑटोमेटिकली पहले से बता रखा है, गिवन बनाएंगे इसको, ठीक है। अब एक अच्छा, इसके बाद हमको क्या पता चला, डी क्या है, मिड पॉइंट। किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट पता चल जाता है तो वो क्या बताता है, मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों कैसे हो जाएंगे। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए डी और डी बी कैसे हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट से हमने क्या डिक्लेरेशन निकाल लिया, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी देयरफॉर ए डी किसके बराबर, डी बी के बराबर। ये हमने गिवन में ही रिजल्ट निकाल लिया ना, मिड पॉइंट को पढ़ के। समझ आया यहां तक। आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं ना। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन चलेगी जो कि ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल होगी, ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां से एक लाइन चली ऐसे जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल, ये भी क्वेश्चन बता रहा है। एंड डी, हम इसका नाम यहां रखे दे रहे हैं ई, सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। यहां तक गिवन 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 है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि एक लाइन, ये वाली डी वाली ना, एक लाइन जो ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से चलती है, एक साइड के पैरेलल चलती है, और जब जाती है तो जो बची हुई साइड है, थर्ड साइड, उसको बाइसेक्ट कर देती है। समझ आया, ये है बाइसेक्ट कर देती है, प्रूव करिए। आखिरी वाला जो सेंटेंस है कि बाइसेक्ट करती है रिमेनिंग साइड को, इसको प्रूव करना है। पढ़ के देखिए क्वेश्चन एक बार, क्या लिखा है क्वेश्चन। Using the BPT theorem, prove that the line which is drawn from the midpoint of his one side of triangle parallel to another side, और प्रूव करने वाली लाइन आई बाइसेक्ट द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड को बाइसेक्ट करती है। ये कौन है रिमेनिंग साइड, AC, थर्ड साइड, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये और ये कैसा हो जाता होगा, बराबर। अगर ये और ये बराबर हो गया तो ई फिर क्या बन गया, मिड पॉइंट। जैसे ये मिड पॉइंट पता है तो हमने ये और ये बराबर मान लिया। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये लाइन जब जाएगी तो AC को बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट करेगी तो दो बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ देगी, और जहां दो बराबर टुकड़े हुए तो ये E क्या बन जाएगा, फिर से इस साइड का मिड पॉइंट। तो हमको क्या प्रूव करना है कि E क्या है, मिड पॉइंट है, यानी ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। समझ आया। तो हमारा टारगेट क्या है, E is a मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको प्रूव करना है। इसको समझ में आ रहा है बात, समझ आ रहा है ना। बाइसेक्ट करना मतलब E अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये मिड पॉइंट, तो उसने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर बराबर हिस्से हो जाना, बाइसेक्ट हो जाना, एक ही चीज है, ठीक है। यानी इसी को और आप क्या बोल सकते हैं, AE इक्वल टू EC, ये चीज हमको प्रूव करनी। ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करने वाली लाइन। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, बोलिए। आया, कैसे करेंगे देखिए। हमको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि क्या पता है ये साइड एक साइड के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगी, दोनों साइड को क्या कर देगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सिंस D is parallel to BC,
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, पहले साइड का रेशियो AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। और ये कौन बताता है, थेल्स थ्योरम, BPT या TT कुछ भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको AD और DB क्या डिक्लेयर कर रखा था, D इज ए मिड पॉइंट, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DB। तो AD और DB बराबर बराबर लेंथ के हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो दोनों कट जाएंगे, कट के कितने बचेंगे 1। तो AD की जगह DB लिख लो या DB की जगह AD लिख लो, AD अपॉन AD लिख दूं मैं, DB की जगह, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन दे दो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक बात, ये कट गया 1 हुआ, सो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अगर AE अपॉन EC 1 हो गया तो EC इधर आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC। देखिए AE और EC कहाँ के दो लेंथ हैं, AE और EC ये दोनों क्या हो गए, और एक ही लाइन के दो टुकड़े हैं और दोनों टुकड़े बराबर बराबर, तो लाइन क्या हो चुकी है, क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्ट हो चुकी है। तो E क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। समझ आए, प्रूव हो गया यहीं से। देयरफॉर AC line is bisected, therefore E is midpoint of AC। और यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। कुछ समझ आ रहा है, बोलो कि नहीं आ रहा है। अगर आप यूजुअल मीनिंग नहीं समझेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि प्रूव क्या करना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा समझिए। नंबर 5, हमको एक फिगर दिया गया है, देयर इज ए ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है। अच्छा, सिचुएशन देखिए, DF AE के पैरेलल है। DF कौन है, ये वाली लाइन है DF, दिख रहा है, ये D है ना, दिस इज D, ये है DF, ये किसके पैरेलल है, AE वाले लाइन के। तो मैं इसमें एक एक मार्किंग ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, हो गई, हो गई। अच्छा, दूसरी चीज D पैरेलल टू AC, D किधर है, दिस इज DE एंड दिस इज AC, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये D पैरेलल टू AC, यहाँ तक दिखा। और हमको क्या प्रूव करना है, BF अपॉन FE, ये रेशियो किसके बराबर होगा, B अपॉन EC के बराबर होगा। अब आप पहले पहचानिए BF अपॉन FE किस साइड का रेशियो बनता है, BF अपॉन FE, यहीं तक आ जाइए इस ट्राइंगल में, दिखा, BF अपॉन FE, बस यहीं तक आइए इस ट्राइंगल में। तो कौन सा ट्राइंगल बना, दिखा ना, ABE। तो अगर मुझे ये रेशियो लाना है तो मैं कौन से ट्राइंगल में आऊंगा, ABE। समझ आया देखने का तरीका। दूसरा BE अपॉन EC, देखो कहां पे है, BE अपॉन EC। अगर मुझे ये रेशियो इन्वॉल्व करना है तो कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ये पूरा बड़ा वाला। समझ आया कि नहीं आया, पहले छोटा ट्राइंगल देखोगे कि बड़ा ट्राइंगल, छोटा। देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABE, देख रहे हैं ना कौन सा है। अब ध्यान से सुनना ना, मैं इसके लिए एक सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूं और सिर्फ समझने के लिए। ये ठीक है, दिस इज A, दिस इज E एंड दिस इज B। इसके पैरेलल AE के पैरेलल कौन सी लाइन थी, ये सिर्फ समझने के लिए, ये दोनों पैरेलल थे। अब आपको पिक्चर समझ आ जाएगा, बाकी के एक्स्ट्रा लाइन ध्यान भटकाने के लिए है, बस। समझ आया। इफ दिस टू लाइन आर पैरेलल इन वन ट्राइंगल, तो क्या होगा, एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल होती है, तो क्या होता है, बाकी के दो साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। हमको कौन सा रेशियो लाना है जबरदस्ती, BF अपॉन FE, तो इधर साइड का कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, BD अपॉन DA। समझ आया। सो सिंस
डी एफ पैरेलल टू ए गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए, दिस इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बताइए बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ ये अपॉन ये, तो यहाँ ये अपॉन ये, बी डी अपॉन डी ए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थोड़ा सा ये भी नाम लिखें ताकि ये भी आपको समझ में आए कि ऐसा भी कोई होता है ना, नहीं तो फिर थेल्स चलेगा, ये आप भूल जाओगे। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। अब बातें हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में बना रहा हूं ना यहां पर साइड में, ये दिस इज एबीसी और एसी के पैरेलल, एसी के पैरेलल कौन सी लाइन है सिर्फ, तो हम इसी भर को बना लेते हैं। पैरेलल दिखनी चाहिए थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। दिस इज डी, दिस इज ई, यही है ना डी। अब आप समझ गए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो बी अपॉन ई सी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी अपॉन डी ए के बराबर ना। सिंस कौन सी साइड है ये? डी किसके पैरेलल है? ए सी के, ये गिवन है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? बी अपॉन ई सी किसके बराबर? बी डी अपॉन डी ए के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए के बराबर ये, बी डी अपॉन डी ए के बराबर ये, तो ये दोनों आपस में भी बराबर, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 बी एफ अपॉन एफ ई इट इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। हो गया ना, यही तो लाना था। समझ आया तरीका कि नहीं आया? बना लेंगे पक्का, ये प्रूव हो गया यहाँ पर ना, ठीक है। नोट करिए।